नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज का सेशन बेहद वॉलेटाइल रहा। फेड के फैसले के बाद भारतीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज भारतीय बाजार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई, लेकिन बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से बाजार पर दबाव बना और कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार 8150 के ऊपर के आसपास क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज प्रेशर देखने को मिला। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 84 अंक, निफ्टी 29 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टरल बेसिस बात करें तो आईटी, ऑटो, टायर, ज्वेलरी और चुनिंदा फार्मा काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं फार्मा, एफएमसीजी और लिकर शेयरों में बिकवाली का दौर रहा। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टरल इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज एफआईज की तरफ से 611 करोड़ की बिकवाली कैश में होती हुई दिखी। साथ ही आज डीआईएस का रुख भी नेगेटिव साइड पर ही था। डीआईएस की तरफ से भी 177 करोड़ की बिकवाली आज कैश में देखने को मिली। दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन एक खबर आपको बता दें कि टाटा पावर की बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है और टाटा पावर की ईजीएम से पहले कल ये बोर्ड बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य तौर पर 2 एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो पहला, ईजीएम का चेयरमैन चुनने को लेकर बोर्ड फैसला ले सकता है। साथ ही टाटा सन्स के हिस्से का एक और डायरेक्टर जोड़ा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन है। टाटा सन्स में अपने मेंबर बढ़ाना चाहता है टाटा ग्रुप। अभी टाटा पावर और टाटा सन्स का कोई भी प्रतिनिधि फिलहाल बोर्ड में शामिल नहीं है। नौशीर मिर्जा को चुना जा सकता है और ईजीएम का चेयरमैन के तौर पर उनका चुनाव हो सकता है। नौशीर मिर्जा कंपनी की एनआरसी कमेटी के चेयरमैन भी है। 2006 से कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नौशीर मिर्जा। 26 दिसंबर को बुलाई जा रही है टाटा पावर की ईजीएम और इस ईजीएम से ठीक पहले ये बोर्ड बैठक हो सकती है, जिसमें इन मुद्दों को लेकर फैसला हो सकता है। मौजूदा अगर देखें तो टाटा पावर में टाटा ग्रुप की लगभग 33% हिस्सेदारी है। कुछ ही देर में सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ होंगे। उनसे जानेंगे कि फिलहाल मार्केट में क्या अप्रोच होनी चाहिए। हालांकि आज टाटा समूह के स्टॉक्स की बात करें तो आज का दौर भी मिला जुला ही रहा। टाटा पावर ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। तो देखना होगा इस खबर का कल बाजार पर क्या असर पड़ता है। साथ ही आपको टॉप 20 स्टॉक्स भी बताएंगे। फोन लाइन पर मेरे साथ आप सुमित बगाड़िया जुड़ गए हैं। सुमित, वेलकम टू द शो। मार्केट्स आज देखा जाए तो काफी हद तक वॉलेटाइल थे और जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिली एक्सपेक्टेड थी। फेड की रेट हाइक के बाद मार्केट ने काफी तक फैक्टर इन कर दिया था। तो ये जो 0.25% का रेट हाइक हुआ है यूएस फेड के द्वारा, आपको क्या लगता है अभी कुछ दिनों तक इसका असर दिखेगा या फिर अब जो भी रिएक्शन था वो आज हम देख चुके हैं? क्लोजिंग 8150 के ऊपर हुई है। गुड इवनिंग पल्लवी। वेल देखिए, अभी आज जो मार्केट के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिला वो ओवरऑल बेरिश तरफ ही देखने को मिला है। जो भी अभी ये संकेत बन रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, उसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि अभी करेक्शन और बन सकती है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से जब तक 8300 ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी नहीं। इंट्राडे में 8200 ओआई डेटा के हिसाब से भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 8230 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये कन्विंसिंगली 8230, 8300 के ऊपर निफ्टी जाता नहीं है तब तक कोई भी पुल बैक, कोई भी उछाल के अंदर एक्सेल का व्यू लेके चलना चाहिए और इमीडिएटली नीचे के अंदर 8070 और 8000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जब तक कोई फ्रेश क्लैरिटी नहीं आती है तब तक निफ्टी के अंदर वीक साइड का ही व्यू लेके चलना चाहिए। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स अभी हमने देखा है कि 103 के ऊपर क्रॉस कर चुका है और तो उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो उसको देखते हुए हमको मार्केट के अंदर मंदी देखने को मिल सकती है। अगर सेक्टोरल बेसिस पे सुमित आपकी अप्रोच हम लें तो फिलहाल देखा जाए तो आज 2-3 फैक्टर्स थे जो मार्केट पर काफी हद तक प्ले आउट हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हाईवेज पर शराबबंदी का ऐलान हुआ, उसके बाद हमने देखा लिकर स्टॉक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। साथ ही आईटी स्टॉक्स भी आज काफी हद तक देखा जाए तो मिड कैप आईटी में एक्शन दिख रहा था। अभी आपकी अप्रोच क्या है इन दोनों सेक्टर्स को लेके? देखिए, लिकर स्टॉक्स तो हमें ओवरऑल एक बार खराब ही दिख रहे हैं। हमें नहीं लग रहा कि उनके अंदर कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। उनके अंदर ऐसा लगता है कि वीकनेस ही देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी उछाला कोई भी देखने मिलता है इन सब स्टॉक्स में तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और इनफैक्ट पुल बैक में निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा दबाव हमको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से और अभी भी इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर या तो अवॉइड करें और थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी तरफ आपने शायद आईटी का नाम लिया। आईटी स्टॉक्स के अंदर हमने ऊपरी लेवल से जरूर दबाव देखा पहले, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, कोई भी स्टॉक हो। तो ऐसा लगता है कि
इन सब स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन देखने को मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूत हो रहा है, इन सब स्टॉक्स के अंदर हमको एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो डॉलर में मजबूती आईटी कंपनियों के लिए अच्छी है और कुछ छोटे मझोले शेयर जहां अच्छी बढ़त देखने को मिली, उसमें सोनाटा सॉफ्ट ऑलमोस्ट 7.25% ऊपर क्लोजिंग रही है। इसके अलावा तानला सॉल्यूशंस 2% ऊपर क्लोज हुआ। सैस्कन कम्युनिकेशन, मैस्टेक में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखी। रैमको सिस्टम्स यहां पर भी 4% का अप मूव देखने को मिला है। दर्शकों के भी कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं, सुमित शामिल करेंगे उन्हें। सबसे पहला सवाल आलोक का है, रायपुर से इन्होंने पूछा है। HUL है इनके पास 500 शेयर है जो 848 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं। HUL अभी क्या करना चाहिए इसमें? FMCG की जो स्टोरी है कैसी लगती है आपको, भी क्या करें HUL में? देखिए पल्लवी, HUL के अंदर ऑलरेडी हम ऊपरी लेवल से दबाव देख रहे हैं। अब इन आपका जो होराइजन है वो अगर लॉन्ग टर्म का है तब तो एक बार होल्ड करें, क्योंकि 2 से 3 महीने तो थोड़ा डाइसी लग रहा है FMCG कंपनीज के लिए। स्पेसिफिकली HUL की अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक पिछले 2 से 2.5 महीने से 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी स्ट्रक्चर इसका वीक ही है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के अंदर हमको वीकनेस जरूर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में शायद पॉसिबिलिटी है कि हमको 800 के नीचे जाते ही 780 या 770 के लेवल्स भी दिखा सकता है। आप ये मान के चले 5% से 8% की करेक्शन प्रेजेंट लेवल से अभी भी बन सकती है इन स्टॉक के अंदर। बट अगर लंबा होराइजन लेके चलेंगे कम से कम 6 महीने का या 6 महीने से ऊपर का, तो इन स्टॉक्स पे होल्ड करने के लिए सलाह रहेगी। कोई दिक्कत नहीं लगती है। इनकी जो खरीदी है वो भी कोई ज्यादा ऊपर की नहीं है। प्रेजेंट लेवल से अगर इनको 101 रुपए नीचे देखने भी मिले तो घबराने वाली बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल होल्ड करके चले। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट नोटबंदी के बाद हमने देखा भी जो कमेंट्री आई कॉर्पोरेट्स की तरफ से कि थोड़ा असर अभी जनवरी एंड तक शायद देखने को मिले, लेकिन जो 4th क्वार्टर होगा वो थोड़ा बेहतर रह सकता है। हमारे साथ इनफैक्ट कुछ और दर्शक भी जुड़ेंगे। इस वक्त एक SMS ले लेते हैं। सवाल है रंजीत का, कोचिन से। राम की इंफ्रा पर इनका सवाल है और इनके पास टोटल क्वांटिटी है 500 जो कि 70 रुपए पर खरीदा हुआ है। राम की इंफ्रा नुकसान हो रहा है भारी, इनको क्या करना चाहिए सुमित? देखिए अभी ये स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली 200 DMA के नीचे भी आया है। इमीडिएटली स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 53 रुपए का। जब तक ये 53 रुपया नहीं तोड़ता तब तक ये स्टॉक एक रेंज में घूमेगा, जिसके अंदर 53 रुपया नीचे का इस स्टॉक का लेवल होगा और ऊपर की तरफ ये स्टॉक में ये 80 से 85 के लेवल होंगे। आई थिंक ये स्टॉक एक बार नीचे के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल एक बार ये मान के चले कि इनको 8 से 10 रुपए का फॉल प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 53 रुपया अगर ये स्टॉक टूटेगा तो उसके बाद ये स्टॉक परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो सकता है, जिसके अंदर हमको 40 रुपए या 35 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से 10 रुपए नीचे जरूर है इनका स्टॉप लॉस, बट 53 रुपए का स्टॉप लॉस बेस्ट है इनकी पोजीशंस के लिए। और मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है तो थोड़ा स्टॉप लॉस एक बार इनको बड़ा ही रखना पड़ेगा। 53 रुपए का स्टॉप लॉस से पोजीशंस होल्ड करें। ये स्टॉक में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 69-70 के ऊपर सस्टेन हो पाता है। अगर ये 69-70 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 80 से 85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 53 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बने रहें, लेकिन 53 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 53 पे एक सपोर्ट है और साथ ही आने वाले दिनों में ये 69 तक का स्तर भी दिखा सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब राजेश जैन जुड़े हैं ललितपुर से। नमस्कार राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हमारे पास उत्तम गालवा के शेयर हैं। ठीक है, कितने शेयर्स हैं आपके पास? जी मैडम 15,000 है। अच्छा, काफी क्वांटिटी ले रखी है। किस भाव पे खरीदा है उत्तम गालवा आपने? जी हमने ये खरीदे 29 रुपए में। 29 रुपए की खरीद। इनकी खरीद से थोड़ा सा नीचे है, कहा जा सकता है कि एक ऑलमोस्ट, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो देखा जाए उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2.5% की तेज़ी उत्तम गालवा स्टील में देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर? देखिए पल्लवी, स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा कोई कन्विंसिंग तो है नहीं कि ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिला है या यहाँ से बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट एक चीज जरूर है, ये चार्ट को देखते हुए ये समझ में आता है कि ये स्टॉक की जो रेंज बनी हुई है वो 4 से 5 रुपए की रेंज बनी हुई है। 25 रुपए 50 पैसे ये नीचे में सपोर्ट के लेवल्स है और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड सपोर्ट लाइन है जिधर स्टॉक ने 3-4 बार सपोर्ट लिया हुआ है। एट द सेम टाइम ऊपर के अंदर जैसे ये 30 का लेवल तोड़ेगा तो 35 रुपया ऊपर में रेंज है। तो ये 35 से 25 रुपए की स्टॉक की ओवरऑल रेंज है। इसी रेंज में ये स्टॉक लगता है घूमेगा कुछ समय तक। इमीडिएटली ऊपर में इनको सलाह ये रहेगी कि 30 रुपए से जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो 34-35 के आसपास ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड करें। 25 से 25.5 का लेवल दिमाग में बिठा के एक सपोर्ट एक स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं। तो 25 रुपए पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, 30 रुपए के आसपास आपकी खरीद है। 30 से ऊपर अगर ये जाता है तो इसे होल्ड करें। 35 पर आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सागर ने, जो कि ग्लोबल ऑफशोर पर है। इस वक्त क्रूड को लेकर भी काफ़ी कह सकते हैं कि थीम है ये। तो ऑफशोर शेयर्स में क्या करना चाहिए? इनकी खरीद 118 की है। इनकी खरीद से ऑलमोस्ट हाफ है, इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी सुमित क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
देखिए पहले भी ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। वन में हमने ऊपरी लेवल से दबाव देखा हुआ है और इस स्टॉक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले अगर मैं 8 दिनों का ही चार्ट ले लूं, 8 दिनों का ही कैंडल देखता हूं, तो 120-125 से हमने वन वे फॉल देखा है, जिसके अंदर स्टॉक आज 67 के लेवल के आसपास बन दिया है। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, हम इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन दे नहीं रहे। हमारी इसके अंदर सेल की सलाह है। इनको यही सलाह रहेगी कि अगर कोई पुल बैक मिलता है तो ये इसमें निकलने की सोचे, क्योंकि ये स्टॉक जैसे 60 रुपए के नीचे जाएगा तो फिर ये 40 रुपए तक की स्तर दिखा सकता है। तो यहाँ तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और कोई छोटा मोटा पुल बैक मिलता है उसमें निकलने की सोचे, बाइंग की कोई सलाह नहीं है स्टॉक के अंदर। जी, तो आज की क्लोजिंग 67 पर हुई है। 60 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। किसी भी रैली में यहाँ से एग्जिट करें। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 10% की कमजोरी इसमें देखने को मिली। आपका लॉस और ज्यादा वाइडन हुआ है, इसलिए तुरंत एग्जिट ना करें। फिलहाल थोड़ा सा बने रहें, लेकिन किसी भी रैली में यहाँ से निकलने की सलाह है। अगला सवाल है मुकेश का, हैदराबाद से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर इनका सवाल है। इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदा है ऑलमोस्ट 334 के लेवल्स पर। 60 शेयर से क्वांटिटी कम है, रिसेंट लिस्टिंग है। क्या सलाह रहेगी सुमित इनके लिए? लंबा नजरिया रखे स्टॉक के अंदर। आईसीआईसीआई प्रू स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 310 के भाव के आसपास इसकी आज क्लोजिंग देखने को मिली है। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो है 315 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद 330 से 350 के। और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो ये स्टॉक यहाँ से 70 से 80 रुपए की तेजी यानी 400 रुपए तक का लेवल्स भी दिखा सकता है। तो लॉन्गर टर्म होराइजन रख के स्टॉक के अंदर बने रहे, कोई दिक्कत नहीं लगती है। कंपनी अच्छी है और आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नीचे में ये स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो है 280-285 के आसपास। तो उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही है और लॉन्गर टर्म होराइजन में इनको अच्छा मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी है। फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी के और पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर एक अच्छा आपको एक तरह से पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, तो आप बने रहने की सलाह, होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। वीएन भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है अहमदाबाद से। नमस्कार मिस्टर भट्ट, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल पूछे। हाँ, मैंने आरबीएल बैंक 200 लिए थे। ओके। 384 में। तो उसमें क्या करना चाहिए, कब तक रुकना चाहिए? कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप? 2 महीने से। ठीक है, 2 महीने से होल्ड कर रहे हैं सुमित। 384 पर खरीदा है, 355 के आसपास क्लोजिंग हुई है। हालांकि आज इस वॉलेटाइल मार्केट में भी कह सकते हैं 4.5% का मूव इसमें देखने को मिला है। क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में अभी? देखिए अभी रिसेंट की लिस्टिंग है इस स्टॉक की। ये स्टॉक ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, ये बैंक अच्छी है। इसको 6 महीने से 8 महीने के होराइजन के हिसाब से स्टॉक को आप होल्ड करके चले, ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमें ऐसा लगता है कि जब भी ये स्टॉक ऊपर में 390-400 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो हमको 450 से 480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर प्रेजेंट लेवल से पकड़ेंगे तो वो 100 से 125 रुपए की तेजी हो गई। 6 से 8 महीने का होराइजन बना के चले ये बैंक के अंदर और आने वाले समय में इस पे रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। इमीडिएटली ये स्टॉक ने जो नीचे में सपोर्ट लिया है वो 325-330 के लेवल के आसपास का है। वहां से स्टॉक ने अभी घूमना स्टार्ट किया है, तो वन साइड तेजी। जी सुमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, सीधे एक्सिस बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल में चलते हैं। Suspicious transaction reports to the FIU in New Delhi on a regular basis if we believe that some of these transactions are out of the ordinary. Remember that a suspicious transaction need not necessarily be a fraudulent transaction. So that is stage one. FIU then in turn shares some of this data. They run it through their own analytics, etc., and then share it with the investigative agencies. The investigative agencies in turn then would come to the branch if they think that this is worthy of further investigation to seek out more information. So ultimately the issue that they are grappling with is as far as the perpetrator is concerned, and what has happened to the money through the accounts of Axis Bank and perhaps some of the other banks. So therefore to that extent it's not a raid of Axis Bank. At no stage have any of the regulatory entities shut down our branches or any such thing. We continue to across our 3,100 branches we continue to serve our customers pretty much on a day-on-day basis. We're seeing a much higher level of sort of interaction with our customers, because the number of customers that we're seeing through our branches has certainly increased post November 8th. Rajiv, can you give us an update as to the number of branches where such visits would have taken place? And you mentioned the suspicious transaction reports. What was the tenor of these before, or periodicity of these, and how many of these were reported before demonetization, and subsequent to demonetization, how has that changed? Yeah. So the second question first. Typically we file about 150 to 200 STRs on a monthly basis. Post demonetization, that number is increased to 1,500.
And there are two reasons for that. Obviously, the levels of transactions that we are seeing through the banking system have gone up dramatically, right? And so therefore that has at one level driven the increase in STRs. Two is the rules that we had hitherto needed to be added because of demonetization, because of the number of cash transactions that we're seeing, because of various other triggers that we put in place to be able to identify suspicious transactions. And so therefore we've certainly seen a jump pre and post post November 8th in terms of the number of transactions, number of STRs that we are finding. Can you revisit the number of the STRs, please? So we used to do about 150 to 200 pre. This number has gone up to 1500 post. With respect to the number of branches that the IT officials and the other investigative agencies have visited, how many are there, and what is the dialogue that they're having with you at this point? So we've seen investigative authorities come to 8 of our branches. What they typically do is, they ask, information about a certain number of accounts based on, some data that they have on a per branch basis. Typically, they would also talk to typically the branch head. And we have a person called ops head who also works closely with the branch head. Typically they have a conversation with these two gentlemen or people, and then typically they seek out information in terms of account details, transactions of a certain set of accounts. So have they taken any documents away from any of these branches, anything of that sort? I think the answer is no on that one. सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि STR हम लोग जो फाइल करते हैं वो हर बैंक फाइल करता है जैसे आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जितने भी इंस्टेंस अभी हुए हैं, जो कुछ भी रिपोर्ट्स आई हैं, हर जगह एक्सिस बैंक का ही नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिसके लिए आपने बोला है कि वो बात की बात है। बट मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप आगे क्या कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, आप क्योंकि आपने भी अपने लूप होल्स देखे होंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू हो गई थी, तो आपने जो लूप होल्स देखे हैं वो कहाँ पे हैं, और अब आप आगे कैसे मेक श्योर करोगे कि ऐसा कुछ इंसिडेंस ना हो? So we've done 2-3 things. One is we've employed KPMG to help us through the investigative process, as also to help us see whether there are any loopholes within our system that needed to be plugged. So that's point one. Two is we have increased significantly the levels of communication to our branch staff. So whether it is our MD and CEO or the senior management, we are communicating through them through web chats, emails. Our senior management is traveling on a branch to branch basis to be able to see what is happening on the ground, A, and B, keep them motivated and ensure that it is very clear to them in terms of the fact that we have a zero tolerance as far as compliance is concerned, and that the every single person in the branch is well aware of that. And three is we've also taken action against a very, very small set of people where we have found that sort of the behavior that they have exhibited post November 8th has not been to the letter and spirit that Axis Bank stands for. That's actually one of the questions that I had, was the 24 employees that have been suspended pending investigation. What are they being investigated for? Because the understanding that we have based on our communication with you is that this is mostly an investigation into the perpetrators of the various transactions that have taken place that are questionable. Why are these 24 individuals being investigated? What have they done? So I think it's a mix of 2 or 3 things. One is sort of where we have written confessions from some of these guys that either they have violated extant regulations. In the case of the 2 Kashmiri Gate, there's alleged that they have received some benefits from these perpetrators, and so therefore it's a mix of 2-3 things which has resulted in the fact that these guys have been suspended pending investigations. आपने अपने बैंक में कुछ ऐसे स्पेसिफिक लूपहोल्स देखे हैं जिसको आपको लगता है कि ये मिसयूज सबसे ज्यादा हुए अक्रॉस लाइक जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ से लूपहोल्स सबसे ज्यादा हुए हैं?
Can you specify in terms of geography or in terms of compliance also, and in process also, and in geography also? So I think remember that we are a network of 3,100 branches across approximately 1,825 towns and cities in this country, and the issues that we are seeing are in a very, very small number of these branches. So तो आप सुन रहे थे राजीव आनंद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सिस बैंक को आज जो छापेमारी हुई, जिसकी उन्होंने सफाई दी कि ये रेगुलर जांच है और करीब 30 खातों की जानकारी उनसे मांगी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई के साथ लगातार वो टच में है, कोऑपरेट कर रहे हैं और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्ट आरबीआई को दी जा रही है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई कि टैक्स और एडवाइजरी कंपनी केपीएमजी को उन्होंने हायर किया। इस बीच एक और खबर आ रही है कि आरबीआई से वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। एक्सिस बैंक में आज जो छापे हुए हैं उसके संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको लेकर अभी आप राजीव आनंद को भी सुन रहे थे, जो ईडी हैं एक्सिस बैंक के। वित्त मंत्रालय ने एक्सिस बैंक मामले में रिपोर्ट मांगी है कि क्या जानकारी उनको मिली है। आपको बता दें कि आज ही सेक्टर 51 नोएडा के कुछ 51 ब्रांचेस में आज छापेमारी हुई है और लगभग 20 फर्जी अकाउंट्स का पता चला है, जिसमें लगभग 60 करोड़ की राशि पाई गई थी। और अब ये लेटेस्ट खबर आ रही है कि आरबीआई से वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है इस पूरे ही मामले के ऊपर। इस पर आज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि इनपुट की मदद से सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कि बैंकिंग सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा अभी एक्सिस बैंक के वक्ता भी बता रहे थे कि लगातार एसटीआर वो बता रहे हैं फाइल हो रही हैं और इसमें एक स्पर्ट भी देखने को मिला, यानी कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं उसमें एक तेजी आने को देखने को मिली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी तरुण मौजूद भी हैं इस पूरी खबर पर अपडेट लेकर। तरुण, अभी थोड़ी देर पहले हमने राजीव आनंद को सुना और वो बता रहे थे कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं जो आमतौर पर भी बैंक्स फाइल करते हैं और जानकारी देते हैं, उसमें एक सडन राइज देखने को मिला, एक इजाफा देखने को मिला है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि आरबीआई से वित्त मंत्रालय ने भी अब कुछ रिपोर्ट मांगी है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो आरबीआई से सीधे संपर्क में है वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय ने एचडीएफसी एक्सिस जो हमने पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं देखी हैं जहां पे फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन पे एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। और ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट में ये बताया जाए कि किस तरीके से ये कामकाज हुआ है, क्योंकि जो हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर एक तरीके का पूरी तरीके से स्कैम के तौर पे ये चलाया जा रहा था। लेकिन जो एचडीएफसी के बैंक में जो कल चंडीगढ़ में जो हमने घटना देखी थी उसमें कहीं ना कहीं एक फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट था। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए आरबीआई से वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। तो आने वाले दिनों में क्या ये माना जाए कि इस तरह की और छापेमारी हो सकती है ताकि और केसेस सामने आए? बिल्कुल छापेमारी तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जिस तरह से अलर्ट्स मिल रहे हैं और जो एक बैंकिंग सिस्टम में भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को एक ब्रांच में अपॉइंट करा हुआ है और रोज शाम को एक चेकिंग होती है कि कितना कैश आया कितना कैश गया, उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यदि इस तरह की ट्रांजेक्शन बढ़ती हैं तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से छापेमारी जारी रहेगी। शुक्रिया तरुण बताने के लिए तमाम अपडेट। तो वित्त मंत्रालय ने एक्सिस बैंक मामले में रिपोर्ट मांगी और न सिर्फ इस पर्टिकुलर मामले में बल्कि इस बीच इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक कुछ देर पहले राजीव आनंद ईडी एक्सिस बैंक के ये बता रहे थे कि 150 से 200 एसटीआर यानी कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं वो फाइल करते हैं और लगातार आरबीआई के संपर्क में भी है और इस तरह के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की जानकारियां भी वो उन्हें मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।